हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था क्या, औद्योगिकरण का युग, कि औद्योगिकरण का युग क्या होता है। तो वैसा युग जहाँ पर खेतिहर समाज व्यवसाय करने लगा, व्यवसाय में क्या कहते हैं अपना योगदान देने लगा, तो वह युग क्या कहलाया, औद्योगिकरण का युग। यानी कि जो लोग अपने लिए क्या करते हैं, कार्य करते थे, वही काम वह खुद के लिए ना करके, करते तो है खुद के लिए, लेकिन क्या होता है उससे पैसा कमाने का उनका उद्देश्य शामिल हो गया। जो खेत किसान क्या करते, खेती करते थे, फसल उगाते थे, और फसल उगा के क्या किया जाता था, अपना ज़रूरत पूरा करते थे। वही किसान वस्तुओं को बेचकर उससे पैसा कमाने लगे, तो वो सारे युग क्या कहलाया, औद्योगिकरण का युग है। जिसमें क्या कहते हैं सबसे पहले शुरुआत हुआ तो सूती कपड़ों का व्यवसाय शुरू हुआ, और फिर क्या कहते हैं स्टील की खेती, लोहे के बारे में लोहे का निर्माण वगैरह होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भारत में इसका अभी तक हमने चर्चा किया, अभी तक यूरोप, इंग्लैंड, ये सारी चर्चा की, लेकिन भारत में कहाँ से क्या हुआ, कह रहे तो गाना गा रहा रे। तो भारत में जो है कैसे उपनिवेशवाद आया, कैसे औद्योगिकरण का युग सम्मिलित हुआ, औद्योगिकरण का कैसे क्या कहते हैं शुरुआत हुआ, इसके बारे में आज के हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, औद्योगिकरण में उपनिवेश। तो बोला गया, उसमें एक टर्म बोला गया है, आओ अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे होता है। उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कैसे। तो उसके लिए भारत हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो भारतीय पोशाक का युग, तो बोला गया मशीन उद्योग के पहले के युग से अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और सूती वस्तुओं का बाजार था। यानी कि जब से पहले औद्योगिकरण नहीं था, मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता था, तो मशीनों का उपयोग जब नहीं किया जाता था तो उस समय की बात बताई गई है कि वहाँ पर पूरे विश्व में भारत के कपड़े मशहूर थे। कैसे कपड़े, तो क्या कहते हैं, रेशमी कपड़े और सूती वस्तुओं का बाजार, सूती कपड़ों का बाजार पूरे विश्व में जाता था, क्योंकि यहाँ के हाथ के कारीगर सूती कपड़ों का और रेशम के कपड़ों का क्या कहते हैं बहुत अच्छे से क्या करता था, निर्माण करता था, और उसके कपड़े फेमस थे क्योंकि लोग पहनते थे और पहनने पर उनको अच्छा और आरामदायक लगता था। लेकिन वो हाथ के कपड़े, औद्योगिकरण नहीं था। तो बोला गया उच्च व्यवसायियों का कपड़ा भारत से अमीरी न्यायी और फाजी दिलीगर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। मतलब अलग अलग डीलर जो थे अलग अलग जगहों से क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर कपड़ा लेके और वहाँ पे बेचते थे। अब सिंपल बात है, हम कपड़ा बनाएंगे तो हम ही जाके हर जगह बेचेंगे। आज क्या होता है, इतनी सारी कंपनी है, ब्लैकबेरी है, आपका विमल है, तो जलान है, कितनी सारी कंपनियां हैं, कपड़ों की ब्रांडेड कंपनियां हैं। तो सारी फैक्ट्री वाले ही आके घरे घरे सामान बेच रहे हैं। उससे कहीं से कोई सामान उठा रहा है और जाके दूसरे जगह बेच रहा है। तो वैसा ही कुछ था। उसके बाद आया सूरत, हुगली और मसौली पटना प्रमुख बंदरगाह थे। ये सूरत, हुगली, मसौली ये जो जगह है ये सब प्रमुख बंदरगाह थे। प्रमुख बंदरगाह इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे समुद्र तट से जुड़ा हुआ था, और वहीं से अब सामान ले जाने के लिए, अब पहले के शुरुआती दौर में प्लेन तो नहीं ना था और ट्रेन की भी सुविधा नहीं थी, ट्रेन तो धीरे धीरे आया ना। तो लोग जहाज के द्वारा ही, जब का पनडुब्बी जहाज मतलब नावों के द्वारा एक स्थान से दूसरे जहाज शिप के द्वारा क्या करते थे, सामान का स्थानांतरण करते थे। तो वही बोला गया है सूरत, हुगली और मसौली क्या इसके प्रमुख बंदरगाह थे जहां से सामान को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाया जाता था। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापार और बैंकर इस व्यापार के नेटवर्क में शामिल थे। अब विभिन्न प्रकार के तो कपड़े की बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होता था, खरीद बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था और लाया जाता। यहाँ से सामान लेके कहीं जाके बेच आया, वहाँ से सामान लाके यहाँ पे बेच दिया, यही काम था। अब आते हैं दो प्रकार के व्यवसाय। दो प्रकार के व्यवसाय थे, आपूर्ति सौदागर और कोयला विक्रेता। आपूर्ति सौदागर और कोयला विक्रेता था जिसमें बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज मालिक और वाणिज्यिक व्यापारी शेयर मूल्य पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति डीलर से माल खरीद लेते थे। सिंपल सा बात है, बोला गया है क्या कि सामान बंदरगाह पर आया, खरीदने वाला आया, उसका रेट लगाया, ऐसे मान, ऐसे केजी, ऐसे पीस,
एक रेट लगा दिया और रेट लगाने के बाद अब कोई बोली लगाया कि हम ऐसे लेंगे, हम ऐसे लेंगे, एक रेट का दाम लगा दिया, बोली लगा, जिसका भाव ज़्यादा लगा आज बाजार का वही रेट रहेगा। कभी गए हो यहाँ बाजार समिति, गए हो तुम लोग? बाजार समिति जाओगे तो वहाँ पर बहुत लोग क्या होता है, फल साग सब्जी भूरी ले जाता है सुबह सुबह। वहाँ पर क्या होता है, रेट लगता है कि आज का रेट प्याज का कैसे होगा, पपीता का कैसे रेट होगा, आम का कैसे रेट होगा, और भी साग सब्जी नेनुआ है, कद्दुआ है, सबका रेट खुलता है। और रेट खुल गया तो उसी रेट पर पूरा बाजार अपना सामान बेचता है। उसी में थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का है तो थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का है तो थोड़ा सस्ता। मनमाना रेट से आप नहीं बेच सकते हैं। आज भी क्या होता है, चावल दाल गेहूं का जो सरकार ने रेट तय कर दिया उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बेच सकते हैं। अब 10 रुपये किलो आपका वहाँ से, या 50 रुपये किलो चावल सरकार इशू किया है, आप 300 रुपये किलो चावल बेचेगा तो उसको सरकार नहीं रोकेगा, उस पर बैन लग जाएगा, उसको काला बाजारी करते उसको जेल तक हो जाएगा। आप वैसा नहीं करते, सरकार के तय किए गए मूल्यों पर भी आप सामान बेच सकते हैं। यानी बाजार का मूल्य निश्चित होता है, उसी के आधार पर आप सामान का क्रय विक्रय करते हैं और उसके लिए रोजाना वस्तुओं का रेट बढ़ता है घटता है, जैसे शेयर बाजार वगैरह में आप लोग देखते होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं तो वहीं पर बंदरगाह पर जाते थे और सामान की खरीद बिक्री मूल्य तय होता था, जिसको पसंद होता था सामान खरीदता था, जिसको न पसंद होता था अपना चला जाता था। अब बंदरगाह पर से इसलिए लिया जाता था क्योंकि वहीं से तुरंत सामान लिया, गाड़ी पर लोड किया, चल दिया लेके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे की ओर आते हैं, मशीन उद्योग के बाद युग, यानी 1780 के बाद का युग के बारे में बताया गया है कि 1750 के दशक तक भारतीय डीलरों का नियंत्रण वाला नेटवर्क ध्वस्त हो गया। यानी कि नियंत्रण वाला कहने का मतलब होता है कि तुमसे सामान लेंगे और हम ही को बेचेंगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। जैसे कि एक ऐसा होता है कि आज हमने कोई सामान, मान लेते हैं कि खेत में हम लोग साग सब्जी रोपे, खेते में क्या होता है, लेने वाला उसको बोलते हैं पैकार, उसको बोला जाता है पैकार। पैकार क्या करता है, रे मार बैठेंगे मुंह पर, तो क्लास में तो क्लास में मतलब एक बार में ना मन भरा है, 2-3 बार में पास होना है, तोरा ध्यान इधर दो, और न बने तो जाकर उधर ही क्लास में बैठो, उधर बैठेगा कम से कम ध्यान देगा तो ज्ञान तो मिलेगा ना। पढ़ा रहे हैं इधर हर बार मजाक में लिए जा रहे हैं तो क्या है, पागल है समझे हो हमको, गधा गोल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि 1 साल देखो, 1 साल फेल होने पर 2 साल लैप्स होता है, 1 साल तो उसी में रह गया, अगला साल भी नहीं जा पाए, फिर भी वो दर्द नहीं है। जब हुआ तो कुछ दिन लगे, दर्द हुआ, फिर वही हाल है, फिर वही स्थिति रह जाएगा। कभी इस कोचिंग से उस कोचिंग में करते रहना, क्या होगा। हम कह रहे हैं कि पढ़ के बउआ रे रिजल्ट दो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, डिस्टर्बेंस किए जा रहे हो, और डिस्टर्बेंस करना है तो क्लास से बाहर निकल जाओ सीधे ना, पढ़ना है तो आदमी से पढ़ो, मार के तुमको क्या हासिल करेंगे हम, माइंड को चरमरा देता है लोग। तो बोला गया डीलरों का नियंत्रण का मतलब होता है क्या, कि अब हम खेत में सब्जी वगैरह उपजा रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ पर आया और वहीं से सब्जी ले लिया, तो किसान को पता ही नहीं चलता है कि आखिर रेट क्या है। मान लेते हैं 10 रुपये किलो ले लिया, अब धीरे धीरे क्या होता है, किसान भी तेज होने लगा, उसको बाद में पता चला कि फलना बंदरगाह, पहले फलना बंदरगाह पर तो मान लेते हैं 2 रुपये किलो बिका, आज तेरी क्या हमारा भी तो 7 रुपये किलो बिका। तो वो कहा कि लगता है हमारा साथ ही ठगता है, लगता है कि जो हमारा जो सौदागर है, खरीदने वाला डीलर है, ये लगता है गड़बड़ करता है, झूठो मूठो ठगता है। वैसे ही आज भी हमारे डायरेक्ट बाजार में जाएगा, मतलब खेत में गया और कम से कम भाव में ले लिया, उसको तो ढेर ऐसे तो बेच देता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, किसान भी तेज हो गया, कहा कि लगता है कि ठगता है, वो सीधे सामान को लेता है, इंटरनेट का मोबाइल का ज़माना, वो डायरेक्ट जाके बाजार में ही बेच देता है। इससे 2 फायदा, किसान को भी ज़्यादा फायदा हुआ और सस्ते में कोई खरीदेगा दुकानदार तो बेचेगा भी सस्ते में, बीच में डीलर जो मीडिएटर होता है उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा ही था, तो ये पहले जो ऐसे होता था कि डीलर आके सामान लेता था, वो अगले आदमी को बेचता था, ये सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हुआ क्योंकि दिमाग लोगों के अंदर आने लगा, समझदारी आने लगा, व्यवसाय को उसने समझने लगा, देखा कि ये लोग ठग है, बीच में दलाल मीडिएटर जो होता है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें लूट रहा है। आज भी देखना, बहुत सारा खेत बेचने वाला दलाल जो होता है आपसे 1 लाख इकट्ठा लेगा, फलना से 5 लाख इकट्ठा बेच देगा, बीच में तो 4 लाख का पर कट्ठा प्रॉफिट ले लेता है। लेकिन अगर, और इसका कारण क्या है कि हम लोग अगर उस चीज़ को बेचते हैं तो बोली लगा के नहीं बेचते, छुपा छुपा के बेचते हैं। अगर हम खुल के कहें कि हमको फलना सामान बेचना है तो ले वाला तो वही करेगा,
कोई कहेगा 10 रुपया, कोई कहेगा 12 रुपया, कोई कहेगा 18 रुपया, और धीरे धीरे क्या कहते हैं रेट बढ़ जाएगा। तो जो 10 रुपया में बिक रहा था उसी का 20 रुपया और 22 रुपया मिलेगा। बीच में दलाल का कोई काम ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो होता है आता है। फिर आगे चल के बातें हैं, यूरोपीय संस्थाओं की ताकत बढ़ती गई। सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह समुद्र तल से चले गए। बम्बई और कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरा। व्यापार यूरोपीय संघ द्वारा शासित होता था और यूरोपीय साथियों के माध्यम से होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं। 18वीं सदी में यूरोप में भी भारतीय कपड़ों की भारी मांग हुई। बोला गया कि उपनिवेशवाद वहाँ से हुआ कि लोग सामान लेके जाते थे। और अभी कुछ देर पहले ही बोला कि सूती कपड़े का और रेशम के कपड़े का, क्या कहते हैं, मलमल के कपड़े का पूरे भारत में, भारत या भारत से बाहर भी इसका बहुत मांग था। और यूरोप में इस भारतीय कपड़े का एक तरह से कहो कि वर्चस्व था। लोग जितने भी लोग थे वो सब क्या कहते हैं भारतीय कपड़े पहनना पसंद करते थे। आज देखो हम लोग चाइना से तो कहाँ से कपड़ा मंगाते हैं, विदेशी स्टाइल को अपना रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआती दौर में हमारा भारत देखो कितना डेवलप था कि यहीं के लोग के कपड़े लोग पूरा यूरोप पहनता था। इस सब से भी समझो कि हमारा भारत जो था कितना आगे था। लेकिन अंग्रेज और कुछ नेताओं के कारण हमारा भारत धीरे धीरे पिछड़ रहा है। नहीं तो भारत के पास जितना ज्ञान है, नॉलेज है, अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं नेताओं का सपोर्ट मिले, करप्शन हट जाए, तो भारत पूरे 5 से 10 से 20 साल में क्या कहते हैं एक विकसित देश हो जाए। लेकिन इतना ना करप्शन है, और करप्शन हम ही लोग करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का आवाज़ क्या होता है, अपना आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। तो ये चीज़ें थी। आगे की ओर बताया गया है क्या, यूरोपीय संघ के आगमन से बुनकरों का क्या हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूरोपीय संघ के आगमन से बुनकरों का क्या हुआ, उसको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, किस तरह से हानि हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, जिसके कारण उनके उत्पाद बहुत सस्ते थे और वे मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत वाले अपना सामान बेच सकते थे। यानी इस समय तक अंग्रेज जो था भारत में राज नहीं करने आया था। तो यूरोप का लोग आया और सामान बेचा खरीदा। तो हमारा सामान है, हम ही क्या करते हैं, बेचना चाहते हैं। तो सामने वाला कहा कि कैसे दीजिएगा, तो कहा कि क्या कहते 2 रुपया में दीजिएगा। तो बेचने वाला कहा कि ना जी 10 रुपया में देंगे। फिर कहा कि 8 रुपया में दीजिएगा, 6 रुपया में दीजिएगा, तो ना जी 10 रुपया से कम में ना देंगे। 9 रुपया में दीजिएगा, तो कि ना जी 10 रुपया से कम में नहीं। तो चलिए 9.5 रुपया में दीजिए, हो गया काम। तो कि लाइए 50 पैसा लाइए, काहे घटकेगा। या जंक्शन में कभी जाते होगे तो देखते हो कि, तो जंक्शन में जब कभी जाते होगे तो जब ग्राहक घूमने लगता है, वहाँ रख दो, तो ग्राहक जब घूमने लगता है तो उस स्थिति में क्या होता है, कहता है कि आवो जी ले लो, ये ना कहता है। तो वैसे ही मोल भाव कर के लोग सामान बेचते थे। और सामान बेचने का फ़ायदा था कि, सामान बेचने का फ़ायदा क्या था कि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा होता था। किसको, तो भारतीय लोगों को फ़ायदा होता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो शोषण शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वही बोला गया है क्या कि यूरोप संघ के आगमन से बुनकरों का क्या हुआ। तो बुनकरों का क्या था, लाभ होता था कि जो सामान सस्ते से सस्ते दरों में बिकता था, महंगा अच्छा पैसा मिलने लगा, उसकी स्थिति में अच्छा सुधार आ रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा कंपनी था, अंग्रेज वाला कंपनी। अंग्रेज सबसे पहले हमारे देश में कहा कि हम आए हैं आपके यहाँ भाई साहब बिजनेस करे देव, तो कहा कि आवो कर लो। भारतीय लोग सीधे थे, समझदार थे, लेकिन क्या कहते, सीधे दिल से सोचने वाले व्यक्ति थे। तो कहेंगे तो आवो कर ला। कोई थोड़ी सोचा था कि वो बिजनेस करने आया है, मेरे वो क्या हमको गुलाम लेने करने आया। वो तो सोचा कि व्यापार करने सामान आया है, जैसे यूरोप आया था, ये भी आया, सामान लेगा, खरीदेगा, बेचेगा, जाएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चतुर था। वह क्या कहते, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति जो है 1760 के बाद बड़ा ही दयनीय हो गया। यानी कि वह सबसे पहले आया, सामान बेचे, और धीरे धीरे यहाँ के राजा के साथ घुस गया और वहाँ का राज हथियाने लगा। अब राजा का राजपाट हथिया लेगा तो वही ना राजा कहलाएगा। जब राजा का राजपाट ले लिया तो मनमाना अपने मन से कहा कि इतना में तोरा देने पड़ेगा, 2 रुपया के सामान तो दे, 1.5 रुपया में तो मार के गर्दा उड़ा दो। बेचारा राजा से कोई जीत सकता था, कम से कम में देने लगा। वो भी सोचा कि अगर कह दिया, अनाउंस किया कि इससे अलावा, हमारा अलावा कोई नहीं लेगा इससे, डरे कोई लेता भी नहीं था।
तो बेचारा भूखे रहे से अच्छा सस्ते से सस्ते दरों में बेच रहा था। तो इस तरह से उसका शोषण होना शुरू हो गया। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, राजा पर अधिकार कर लिया तो व्यापारों पर अधिकार, सत्ता पर अधिकार तो व्यापार भी उसी का हो गया। और कपड़ा व्यापार में सक्रिय उद्यमों और व्यवसायों को बंद करके प्रत्यक्ष नियंत्रण समाप्त कर दिया। बुनकरों को अन्य फिल्मों के साथ कारोबार करने पर अंकित किया गया। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमस्ता नाम का एक वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त कर दिया गया और बुंदेकारों के गुमस्ता के बीच अक्सर मौन गास्ता होता था, जिससे निवेशकों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम मिलती थी। मतलब उसके साथ की मतलब कि कोई चोरी से सामान न बेचे, उसको निगरानी के लिए भी हो गया। कहा कि तुमको बेचना है तो हमरे से दूसरा से बेच नहीं सकते। अंग्रेजी सरकार ने अनाउंस कर दिया कि जो बेचेगा सामान हमसे बेचेगा, और किसी को बेचे तो उसको सजा दो, उसको मारो, उससे छीन लो, इस तरह का। और कि हमसे झूठ बोले तो उसके लिए जगह जगह पर क्या किया गया, तो अपना जासूस फैला दिया और सामान खरीदने वाला व्यक्ति बैठा दिया कि बेचे तो हमरा से, अगर दूसरा बेचे तो पकड़ के जेल में डाल दो। इस तरह का स्थिति था। तो अंत में बेचारा क्या हुआ, भारतीय किसान, भारतीय बुनकर लोग क्या होते, उसकी स्थिति तो दयनीय थी। वह मजबूर होकर सामान बेचने लगा सस्ते से सस्ते दरों पर। तो जहाँ बेचारा 10 रुपया कमाता था, जहाँ वो 1 रुपया 1.5 रुपया कमाए लेगा तो उसका जीवन तो दयनीय होगा ना। तो उसका जीवन बड़ा ही दयनीय हो गया। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। उसने पहले राजनीतिक में अधिकार किया, फिर व्यापार पर अधिकार किया, धीरे 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 पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, है ना। भारत में मैनचेस्टरों का आना, ये क्या है भाई? तो बोला गया है क्या कि मैनचेस्टरों का आना 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से मेकअप कम आने लगा और 1811 से 12 में भारत से होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती कपड़ों का दुकान 33% थी, जो कि 1850 से 51 के बीच में आई 3% रह गई। अब सिंपल है, जो कि व्यापार क्या कहते हैं दूसरे देशों से 33% तक होता था। अब सब अंग्रेज क्या कर रहा था, अपना ही ज़बरदस्ती खरीद ले रहा था, तो बाहर जेबे नहीं कर रहा था, तो वो 3% हो गया। वही बेचारा चोरा लुका के कोई कोई बेच रहा था। तो 33% से 3% हुआ, तो सोचो कि देश की स्थिति कैसे हुआ। वही सामान अंग्रेज हम लोग से लेके आ जाके उसको बेचता था और मोटा पैसा कमाता था, तो उसको तो भाई मांग था तो खरीदबे करेगा। तो उसको जहाँ 10 रुपया में होता था 12 रुपया में कहे तो लेने के लिए तैयार था। लेकिन इन लोग से 2 रुपया 1 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेचे, उसको वैसे भी फायदा हो रहा था। और यहाँ पर बेचारा ज़बरदस्ती पेट के मारे, भूख के मारे ज़बरदस्ती क्या हो रहा, अपना काम वो करते जा रहा था। अब आगे की ओर आते हैं, तो बोला गया है ब्रिटेन के निवेशकों के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में आयात की शर्त लगा दी, ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहाँ ही बनने वाली वस्तुएं बिके। अब बोला देखा, अब वहाँ पर क्या किया, एक और कर दिया कि ठीक है, अब सारा सामान तो बेच रहा था, अब एक वो व्यक्ति देगा, क्या कहते हैं, सब सामान हम तुमको बेचेंगे, तुम हमसे खरीद रहे हो। मान लेते हैं कि तुमको हम खाने के लिए भोजन दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं। अब पहनने के लिए हम चप्पल कह रहे हैं कि हमरे से लो, तुम कहो कि ना हमारा चप्पल अच्छा नहीं है, क्या कहते हैं, आनंद से जो चप्पल खरीदते हैं वही हमारा बढ़िया है। तो हम कहेंगे तो आनंद से चप्पल तुम लिए ना, हमारे खराब है तई होगा, आनंद से लिए ना तो थोड़ा सा चावल दाल गेहूँ कुछ ना देंगे, कपड़ा लत्ता कुछ ना देंगे, जाओ ओकरे से सब ले लेना। तो तुम क्या कहोगे, आनंद कहोगे ये भाई तू अपन चप्पल रह दे हो, हमरा वही से ले, का करेंगे, मजबूरी वाला बात है। आनंदो कहा कि का करबे, ले ले ओकरे से। तो यही मजदूरी हुआ। कहा कि अब लगभग विदेशी व्यापार पर भी भारत का राज था, जो भारत से छीन के अंग्रेज ले लिया और वहाँ पर दबाव डालने लगा कि क्या कहते, जो उससे सामान लेगा उसको हम ओकरे से लेना, हम अब सामान तुमको नहीं देंगे। तो लोग सोचा कि क्या कहते, एक चक्कर में क्या कहते हैं, हम उससे काहेला दुश्मनी करें, ठीक है, उससे सामान नहीं लेने लगे और भारत की स्थिति खराब हो गई। अब जिसको नहीं लेगा तो अंतिम में तो घूम फिर के एकरे बेचेगा, अंग्रेजों को बेचेगा। इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे भारत का उसने शोषण करना शुरू कर दिया। इतना शोषण कि आदमी आज भी उसका क्या कहते हैं दर्द, अगर पूरा इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे अंग्रेज लोग हमको परिताड़ित करके आज हम लोग जो भारत देश सिर्फ विकासशील देश रह गया, विकसित नहीं हो पाया है। तो इसका कारण अंग्रेज कैसे शोषण किया है, जब पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजों, देखो इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहा है, शोषण न कर रहा है, सामान हमारा, मेहनत हमारा, और अंग्रेज जबरदस्ती ले रहा था।
तो क्या था, गुलामी ही न था। आगे की ओर चलते हैं। 18वीं सदी के शताब्दी के अंत तक भारत में सूती वस्त्र का महत्व न के बराबर था, लेकिन 1850 में आते आते कुल में आय में 31% हिस्सा सूती कपड़ों का था और 1870 के दशक में यह 50 से ऊपर की ओर चला गया। मतलब बोला गया है क्या कि धीरे धीरे सूती कपड़ा का, भारतीय सूती कपड़ा का मांग जो था शुरू से बहुत अच्छा था, मांग था, कपड़े अच्छे थे, शरीर के लिए कंफर्टेबल। आज भी अगर दूसरे कपड़ों की अपेक्षा सूती कपड़ा हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा आरामदायक होता है। और बढ़िया सूती कपड़ा लोगे तो अगर ये सब 400 में मिलेगा तो वो सब क्या कहते हैं 1000, 1500, 2000 में मिलेगा, महंगा होता है। तो धीरे धीरे इसका बाजार धीरे धीरे गर्माते ही गया, मतलब कि धीरे धीरे इसमें विकास होते ही गया, इसमें कभी भी कमी नहीं आई। मैनचेस्टरों के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई चुनौती। अब मैनचेस्टरों के आने से, यानी मैनचेस्टर मतलब कि जो था, जो सामान के लिए कि 19वीं सदी में आए बुनकरों के सामने नई समस्या जन्म हुआ। क्या समस्या जन्म हुआ कि अब उसको बेचने में सामान और कठिनाई हो। कैसे, तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे। पहला, नियति बाजार का कारोबार। नियति बाजार का कारोबार क्या होता है कि लोग क्या करने लगे कि जिसको मन करेगा उसी को हम बेचे देंगे, जिसको मन करेगा उसी से सामान लेंगे, मतलब मनमानी। जैसे कि अगर बाजार में आप क्या करते हैं कि एक होटल खोले हुए हैं और हम कह दें बाजार के हम सबसे शेर आदमी हैं, मतलब एक तरह से डॉन कहो, और वहाँ पर जाके कह दे कि फलना के दुकान में से क्या कहते जे खाएगा ना ओकरा क्या कहते गोड़ हाथ तोड़ देंगे। बेचारा कोई जाएगा ओकरा ही खाए, बेचारा कितनों बढ़िया बनाएगा, कितनों महकते आएगा, ओकर दुकान से गुजरेगा, लेकिन ना ओकरा ही खाएंगे, गोड़ टूट जाएगा, दूसरा ही जाते हैं, होता है ना। तो वैसा ही होने लगा, परेशानी होने लगा। स्थानीय बाजार का कारखाना बनना, अच्छे कप का न मिल पाना, भारी कीमत पर सिक्के खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ना, मतलब कई तरह का चीज़। 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों का उत्पादन शुरू हुआ और भारतीय बाजार में मशीनी उत्पादों की बाढ़ आई। मतलब क्या कहते, बाहरी लोग आने लगे और हाथ के बुनकरों का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा और मशीन की शुरुआत शुरू हो गई। यानी इससे पहले जो था 19वीं शताब्दी से पहले क्या था, लोग हाथ से काम करते थे, हाथ से बनाना था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक शुरुआत में ही क्या कहते हैं, भारत में क्या आ गया, मशीन आने लगा, कंपनियां खुलने लगी, फैक्ट्रियां खुलने लगी, जिससे कि क्या हो गए और विकास हो। लेकिन विकास हुआ कि नहीं, विकास हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था। वो विकास किसका हुआ, अंग्रेजों का, क्योंकि उसे सस्ते दर पर मजदूर मिल रहे थे और खूब सारा काम